हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित आशीष। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समझ विकसित करना। फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या करते हैं कि बुक्स को बहुत पढ़ते हैं, थ्योरी रटते हैं, लेकिन वो लोग कभी प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एग्ज़ाम हॉल में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप बुक्स और थ्योरी पढ़ने के अलावा आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी जो समझ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ करके अपनी समझ के अनुसार उसका सही आंसर दे सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं अपने चैनल लर्न विद अमित आशीष पर सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। इसका सही आंसर है थर्ड। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक या फिर सृजनात्मक विचारक? क्वेश्चन में क्या है, रूही क्या कर रही है? एक समस्या का एक से अधिक सॉल्यूशन उसके पास वो सोच सकती है। एकाधिक यानी मोर देन वन, तो ये किसके अंतर्गत आता है? सृजनात्मक, यानी वो बहुत ही क्रिएटिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। इसका सही आंसर है फर्स्ट। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? फ्रेंड्स, पठन वैफल्य अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, है ना? अब आपको क्लियर हो जाएगा। पठन वैफल्य ये क्या है? डिसलेक्सिया। ठीक। ऑप्शन है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार। तो सही आंसर है सेकंड। जब पठन वैफल्य किसी बच्चे को होता है तो वो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, यानी
इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत। इसका सही आंसर है थर्ड, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, या फिर बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जो अभी समझ की बात कर रहा था वो अगर आप में आ गई है तो आप इसमें कैंसिलेशन मेथड से सही वाले ऑप्शन को ज़रूर टिक कर पाएंगे। जैसे आप पहले ऑप्शन देखिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो स्थिति है हम उसे स्वीकार कैसे कर लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है दूसरा वाला? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपेक्षा कैसे हम कम कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल लेना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, या फिर बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। इसका सही आंसर है थर्ड वाला, यानी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना। सही आंसर है फर्स्ट वाला, यानी बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। नेक्स्ट है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं, पूर्णतः अलग। सही आंसर है सन्निहित, सेकंड वाला। सन्निहित मतलब इंटरवोवेन विद, यानी एक दूसरे से वो अलग नहीं हैं। नेक्स्ट है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या फिर यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो सही आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं
गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। लास्ट ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सही आंसर है फोर्थ। ये क्या है? एक इफ़ेक्टिव मेथड है। फिर है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। लास्ट ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। इसका सही आंसर है थर्ड। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। सही आंसर है थर्ड। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इनेजमेंट। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? क्या है क्वेश्चन? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान दे करके। तो सही आंसर है थर्ड। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, या फिर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला, यानी दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा, तो ये पहले वाले में है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है कौन सी प्रथाएं? तो ये दोनों हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते।
विकास जीवन पर्यंत होता है। तो सही आंसर है थर्ड। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस। ऑप्शन देखते हैं। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, या फिर लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ठीक है, द्वितीयक। ऑप्शन देखते हैं। परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, या फिर परिवार एवं पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, विद्यालय एवं मीडिया। आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है। यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशंस के बारे में पूछा है। तो द्वितीय समाजीकरण क्या है? विद्यालय और मीडिया। और प्रथम पूछे तो परिवार और पास पड़ोस। आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो किसमें होता है? ये होता है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ, शैशवावस्था, इन्फेंसी और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, या फिर प्रसुप्ति अवस्था। सही आंसर है फर्स्ट, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, या फिर जेंडर पक्षपात। सही आंसर है फोर्थ, ये क्या है? जेंडर पक्षपात है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में आता है कि लिंग, लिंग क्या है? ठीक, लिंग है, लिंग है करके आपके पास ऑप्शन आएगा शारीरिक सत्ता यानी शारीरिक निर्धारण, फिर आएगा जैविक सत्ता या सामाजिक निर्धारण, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन में आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लिंग का इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में दो वर्ड हैं, एक सेक्स और सेकंड जेंडर। ठीक है, जेंडर और सेक्स। अगर क्वेश्चंस में इंग्लिश वाले वर्जन में अगर जेंडर दिया रहे तो आपको ऑप्शन लगाना है सामाजिक निर्धारण। ठीक है, और अगर सेक्स दिया रहे तो वो है शारीरिक निर्धारण। ठीक है, यही दोनों अंतर हैं। अगर आप केवल हिंदी वाला देख के जाएंगे ऑप्शन पे तो आप गलत कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश वर्जन वाला ज़रूर देख लें, जेंडर दिया है या सेक्स दिया है। अगर जेंडर है तो सामाजिक सत्ता या सामाजिक निर्धारण जो भी है, और सेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल यानी शारीरिक निर्धारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना,
जेंडर पृथक खेल समूह बनवाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर जॉन बी वॉटसन। सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, फर्स्ट ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? किसके लिए है? भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि। तो सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अनुबंधन, मॉडलिंग, पाड़ यानी ढांचा, प्रबलन। सही आंसर हो जाएगा पाड़, इसी को आप क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये क्या है? स्कैफोल्डिंग है, पहाड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन है संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। सही आंसर है फर्स्ट वाला, संरक्षण, कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन या स्कीमा। सही आंसर है स्कीमा। लास्ट क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? जोर से बोलना, पहाड़ यानी ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता। सही आंसर है फोर्थ यानी व्यक्तिगत वार्ता। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको? क्वेश्चन में पूछा है कि वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, यानी बच्चा जब कह रहा है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की इसको क्या मानते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वाइगोत्स्की या पियाजे। क्योंकि अगर वाइगोत्स्की पूछेगा तो हो जाएगा प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता, लेकिन यहीं पे वाइगोत्स्की की जगह पे अगर आ जाए जीन पियाजे इसको क्या मानते हैं, क्या कहकर संबोधित करेंगे, तो क्या हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी आत्म केंद्रित वार्ता। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों आप याद रखिएगा। अगर वाइगोत्स्की पूछे तो प्राइवेट स्पीच, और अगर जीन पियाजे पूछे तो ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।